नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अधिकार। हंस सिंह राठौड़, शिवानी, प्रियंका, कुशल, राधा बेनीवाल, याचिका प्रजापति, ये सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं, क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ आपका मैटर क्लियर होगा, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी और एग्ज़ाम के लिए आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा होगा। अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि आज का ये चैप्टर जो है अधिकार, उसके बाद में 2 और चैप्टर बचेंगे। उसके साथ ही हमारा ये सिलेबस, हमारा ये कोर्स जो अब इस बार के एग्ज़ाम के लिए है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे अधिकार चैप्टर से, जिसे इंग्लिश में राइट्स कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने समानता और स्वतंत्रता के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जितने महत्वपूर्ण समानता और स्वतंत्रता है उतना ही महत्व अधिकार का भी है, क्योंकि अधिकार के अंतर्गत ही समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त होता है। अधिकार के बिना हमारे लिए शायद जीवन में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। लंबे समय से मनुष्य ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी खूब किया है। हम ये चाहते थे कि हमें वो अधिकार प्राप्त हो जिससे कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इस धरती पर मनुष्य लंबे समय से रह रहा है, लंबे समय से विकास की ओर वो अग्रसर भी हो रहा है, लेकिन एक लंबा दौर ऐसा गुजरा जब मनुष्य को वो सभी अधिकार प्राप्त नहीं थे जो अधिकार आज हमें इस लोकतंत्रात्मक वातावरण में प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकार के माध्यम से हम अपने जीवन के उन उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं जो हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो हमें अधिकार प्राप्त होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमने हमारे पिछली बुक में जो संविधान जो पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अधिकार का जन्म किस वक्त हुआ था। अधिकारों का घोषणा पत्र जो है वो सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में जारी किया गया था और भारत में आज़ादी के बाद भारत के संविधान के अंतर्गत अधिकारों का घोषणा पत्र भाग 3 के अंतर्गत जारी किया गया। लेकिन वो था उसका एक व्यवहारिक भाग कि अधिकार हमें प्राप्त हुए जिससे कि हम अपने जीवन के उन उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर इसके सैद्धांतिक भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अधिकार है क्या, किसको हम अधिकार कहते हैं, अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या हम हर किसी चीज़ को जो हम मांग करते हैं वो हमें अधिकार के रूप में मिल सकता है। तो हम यहाँ पर यही सारी बातें आज इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ जी, एक विद्यार्थी है आद्या कुमारी, जिन्होंने पूछा है सर ऐप पर एडवांस मेमोरी कोर्स आ गया है, लेकिन अलग से भी परचेज करना पड़ेगा क्या? नहीं, अलग से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। अधिकार क्या है? सबसे पहले जैसा कि मैंने ये कहा कि अधिकार के बारे में हम ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या, हम किसको अधिकार कहते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें करने के लिए अवसर प्राप्त होना चाहिए, यही अधिकार है। लेकिन वास्तव में अधिकार का मीनिंग ये नहीं है। हमारी प्रत्येक मांग को अधिकार नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जो दावे करते हैं, हर एक दावे को अधिकार नहीं कहा जा सकता। अधिकार वह है जो कि औचित्यपूर्ण हो, यानी कि वह मांग जो औचित्यपूर्ण है, जो उचित है और जिसको प्रदान करने से अन्य लोगों को या राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, वही आपको अधिकार के रूप में दी जा सकती है, वही अधिकार के रूप में पूरा किया जा सकता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने धन्यवाद दिया है उत्कर्ष को और ये कहा है कि हम आभारी हैं कि हमें YouTube पर रिवीजन करने का अवसर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कि 11th में कोर्स परचेज नहीं किया था, लेकिन YouTube पर जब लाइव दिया गया और वो भी फ्री दिया गया, ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसमें आने का अवसर मिला और वो इसके माध्यम से अपनी तैयारी को ज़्यादा बेटर कर पाएंगे।
देखिए, उत्कर्ष हमेशा कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक अपनी रीच बढ़ाने की, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ से जो कुछ दिया जा रहा है उसका लाभ मिलना भी चाहिए। अभी आपने देखा 31 तारीख तक के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया गया था आपको, एक डिस्काउंट उपहार था कि आप डिस्काउंट में अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। तो इस प्रकार का लाभ हमेशा उत्कर्ष की तरफ से विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से कि अधिकार क्या है। देखिए, अधिकार मूल रूप से हकदारी का मतलब हम जिस पर अपना हक समझते हैं हम उसे अधिकार मानते हैं। हकदारी अथवा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां आई है कि कोई भी हकदारी, कोई भी दावा, क्या आप उसको अधिकार के रूप में दे सकते हैं नागरिकों को? नहीं, बल्कि आप वह दावा या वह हकदारी मनुष्य को दे सकते हैं जो औचित्यपूर्ण हो। मान लीजिए एक व्यक्ति ये कहता है कि मुझे तो बंदूक रखने का अधिकार चाहिए, तो कैसे अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार एक सामान्य नागरिक को दिया जा सकता है? हाँ, कुछ लोगों को जरूर मिलता भी है, लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो ड्रग्स डील करना चाहता हूं, मेरी तो हार्दिक इच्छा है मैं ड्रग्स डीलिंग करूं। कोई कहता है मैं तो आतंकवादी बनना चाहता हूं। तो क्या ये सभी दावे, ये सभी हकदारियां जो एक व्यक्ति मांग कर रहा है उसे अधिकार के रूप में दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते। तो आप अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करने के लिए अगर मांग करेंगे तो वो आपका अधिकार नहीं बन पाएगा। अधिकार वही है जो औचित्यपूर्ण हो, जिसके पीछे कोई औचित्य सिद्ध हो, वही आपको अधिकार के रूप में दिया जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मैंने अभी जो बात कही थी वो आपके सामने आई गई है कि मैं जिसे वांछनीय मानूं, मेरे दृष्टिकोण से जो ठीक है, मैं उसे अधिकार के रूप में मांग करने लगूं, तो ये संभव नहीं है। आप सभी विद्यार्थी हैं और आप सभी जानते भी हैं इस बात को कि स्कूल में जब जाते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्म में जाना होता है। स्कूल का एक फिक्स टाइमिंग होता है। मान लीजिए आपका टाइम 8 बजे से 1 बजे तक का है स्कूल का। आप 8 बजे की जगह पर 10 बजे पहुंच रहे हैं, कभी 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको स्कूल में एंट्री दी जाएगी? नहीं। आप स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाकर के आप घर के कोई भी इच्छा अनुसार जो वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं, आप वो वस्त्र पहन करके स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आपको वो अधिकार दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है वह वस्त्र जो सभी विद्यार्थियों को एक जैसा पहनने के लिए स्कूल की तरफ से दिया जाता है, या जिस पर स्कूल की मोहर लगी होती है कि आप इस प्रकार का वस्त्र पहन सकते हैं, वही आपकी स्कूल यूनिफॉर्म कहलाती है। अब आपने तो ये कह दिया कि नहीं, मैं तो यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहता, मैं तो अपनी मनमर्जी से जो मुझे अच्छे कपड़े लगते हैं मैं उसी में आना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कुछ भी करना चाहें वो आपको अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से घर में एक बच्चा अपने माता पिता से डिमांड करता है कि मैं तो रात की 12 बजे और 1 बजे तक घर से बाहर घूमना चाहता हूं, आप मुझ पर कोई प्रतिबंध मत लगाइए, मेरी इच्छा यही है, मैं इसी को वांछनीय समझता हूं। तो क्या इस प्रकार के सारे कार्य करने का अधिकार घर के माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं? नहीं। जिस प्रकार से वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य भी आपको वो अधिकार नहीं दे सकता जो कि वांछनीय नहीं हो, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं हो, जो कि सबके हित में नहीं हो। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे आगे, अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। कौन कौन? एक तो मैं और दूसरा अन्य लोग, सभी लोग। इसका मतलब मैं और बाकी सभी लोग सम्मानपूर्ण गरिमा का जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। देखिए, इस धरती पर जितने भी जीव जगत में हैं, जिनमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य व अन्य जीवों में एक ही डिफरेंस है सबसे बड़ा, और वो ये है मनुष्य सम्मान के साथ जीना चाहता है, गरिमा के साथ जीना चाहता है। और बाकी जीव में जितने भी जीव जंतु आते हैं उनकी गरिमा और सम्मान उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वो केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस धरती पर टिके हुए हैं। मतलब उनको समय पर भोजन मिल जाए, वो अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा पाए या दूसरे जीवों से बचा पाए, इसी संघर्ष में उनका पूरा जीवन गुजर जाता है। अस्तित्व की लड़ाई है उनकी, जबकि मनुष्य की लड़ाई है गरिमा की, सम्मान की। हम इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, तो बस हमें वो परिस्थितियां दी जाए
जिससे कि हम गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। यही अधिकार के रूप में आते हैं, इन्हीं को हम अधिकार कहकर पुकार सकते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। आजीविका का मतलब क्या होता है? आजीविका का मतलब होता है राज्य की तरफ से वो परिस्थितियां हमें दी जाए जिससे कि हम अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा सके। देखिए आजीविका का अधिकार क्या कहता है? आजीविका का अधिकार जिसका अर्थ है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की चीजों को प्राप्त कर सके, यह है आजीविका का अधिकार। यानी कि आप इस धरती पर हैं, आप किस प्रकार से जीवित रहेंगे, जबकि आपको अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मिलेगी, आपको समय पर भोजन भी मिलना चाहिए, आपको सोने के लिए, रहने के लिए एक मकान भी मिलना चाहिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए मेडिसिन्स भी मिलनी चाहिए, प्रॉपर इलाज भी मिलना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे आजीविका के अंतर्गत। तो राज्य हमें आजीविका का अधिकार प्रदान करे, और आजीविका का अधिकार यानी कि हमारे लिए वो परिस्थितियां हो जहां से हम इन चीज़ों को जुटा सकें। आप जब पढ़ लिख करके और नौकरी की तलाश में निकलते हैं, नौकरी आपको मिल जाती है, तो इसका मतलब आपको एक अवसर मिल गया जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को जुटा सकते हैं। और अगर नहीं मिल पाती है तो इसका मतलब आपको आजीविका का अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य वो परिस्थितियां नागरिकों को उपलब्ध करवाए जिसमें एक व्यक्ति अपनी आजीविका को प्राप्त कर सके, जिस पर वो जीवित रह सके, वो सुविधाएं जुटा सके, ऐसी परिस्थितियां राज्य को उपलब्ध करवानी चाहिए। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है वो वस्तुएं आजीविका के अधिकार के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार, एक और अधिकार आता है अभिव्यक्ति का अधिकार। हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। क्या करने का? सृजनात्मक बनने का और मौलिक होने का मौका देता है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। हर एक इंसान में एक विशेष गुण होता है। मतलब हम सभी इस धरती पर जो हैं वो आगे इसीलिए बढ़ पाए हैं क्योंकि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार था। अगर हमें अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होता तो आज इस धरती पर जितना विकास हुआ है शायद उतना विकास नहीं हो पाता। आज हम विकास के जिस चरम पर हैं उसमें किसी न किसी व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का अलग अलग समय में प्रयोग किया है। सोचिए कितने सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने समय समय पर बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। किसी ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो किसी ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है। किसी ने यह कहा दिन और रात कैसे बनते हैं, तो किसी ने यह कहा कि जो ये अलग अलग मौसम आते हैं ये मौसम किस प्रकार से बनते हैं, ये अलग अलग मौसम कैसे आते हैं। इसी प्रकार से हमारी धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये भी किसी के द्वारा बताया गया। अगर ये सारी बातें हमें नहीं पता चलती तो कैसे हम आगे बढ़ पाते। तो इसका मतलब ये जो अधिकार है आपका सृजनात्मकता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, वही हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब तक हम अपने विचार लोगों के सामने नहीं रखेंगे तब तक हमारे विचारों के अंदर जो बातें छुपी हुई है वो लोगों को नहीं पता चलेगी और उनसे ना तो हमें लाभ पहुंच पाएगा और ना ही राष्ट्र को लाभ पहुंच पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं जहां पर रिसर्च होती है और जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को लोगों के सामने रखता है उस माध्यम से। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाता है। हमारे भी संविधान के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। हाँ हेमेंद्र रामावत आप पूछ रहे हैं क्लास 12 की मैराथन क्लास होगी क्या? बिल्कुल, क्लास 12 की मैराथन क्लासेस जो आरबीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए रखी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी आपके सामने जारी कर दिया जाएगा कि वो मैराथन क्लासेस कब कब आएगी। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको मैराथन क्लासेस मिल पाएगी।
तो ये हमें क्या बनाता है, एक तो सृजनात्मक बनाता है, दूसरा मौलिक बनाता है। मौलिक का मतलब होता है हमारे अंदर क्या है वो हम दे पाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हम एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में हैं और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार हमें दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें प्रदान किया गया है और ये दिया गया है मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो सबसे पहली स्वतंत्रता आती है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक विद्वान हुए हैं J.S. मिल, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने किताब लिखी है ऑन लिबर्टी। उस किताब में उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और वो ये कहते हैं कि मुझे खाने को भली रोटी मत दो, लेकिन बोलने का अधिकार मुझे निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस बात का पता इससे चलता है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि हमारी बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि हम एक बेहतर जीवन बिता सकें, इसके लिए अधिकार जरूरी है। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। देखिए, हम लोग लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में आए, उससे पहले भी इस धरती पर हम सभी राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में सदियों से जीते हुए आ रहे थे। जीवन हमारा उस समय भी था, जीवन हमारा आज भी है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे उस समय से आज के समय की, तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण कितना अनुकूल है जीवन जीने के लिए। क्योंकि आप वर्तमान समय में अपने अंदर जो दक्षता है, यानी कि जो कुशलता आपके अंदर है, वो आप सामने रख सकते हैं। अगर आप में कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को सामने रख सकते हैं। जबकि प्राचीन काल से लेकर आज़ादी से पूर्व तक ये स्थिति थी कि कोई व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर कोई विशेष गुण उसमें है, मतलब वो किसी चीज़ को लेकर के बहुत दक्ष है, उसमें कोई प्रतिभा है, तो समाज के इतने सारे बंधन थे कि उन बंधनों में वो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सामने नहीं रख पाता था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ना तो राज्य हमें यह अधिकार देता था राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में, और ना समाज में हमें वो अधिकार प्राप्त थे जिससे कि हम अपने दक्षता को और प्रतिभा को सभी के सामने रख सकें। लेकिन वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं, इस लोकतंत्रात्मक जीवन में हम सभी अपने उन गुणों को दुनिया के सामने रख सकते हैं। अभी वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए कितनी सारी बातों को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आप घर बैठे हुए, आपको अगर सिंगिंग का शौक है, आप में एक प्रतिभा है कि आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आपने एक वीडियो बना करके और जैसे ही यूट्यूब पर डाला, आप पूरी दुनिया में फेमस हो गए कि आप कितने प्रतिभा संपन्न हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसका एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, आप सभी जानते होंगे, बहुत हाल ही की बात है, बचपन का प्यार। उस बच्चे को कितनी सारी, उसमें जो प्रतिभा थी उसको कितना अवसर मिला कि उसकी एक बहुत ही मतलब बड़ी हस्ती के रूप में वर्तमान समय में उसको लोगों ने जानना शुरू कर दिया है। तो ये होती है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, जब आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रख सकें, तो फिर वो आपको और अधिक मौका देता है अवसरों को भुनने का। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। देखिए, अभी अभिव्यक्ति के अधिकार की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा का अधिकार क्या करता है? हमारी तर्क शक्ति, जो हमारे अंदर तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं, एक समय था जबकि प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय की शिक्षा कैसी होती थी? उस समय की शिक्षा होती थी, टीचर के द्वारा या गुरु के द्वारा लेक्चर दिया जाता था। स्टूडेंट्स के हाथ में ना तो पेन होता था, ना ही नोटबुक होती थी। जो कुछ उस समय गुरु के द्वारा अपने विद्यार्थियों को बोल करके बताया जाता था, वो विद्यार्थी इतना ज़्यादा ध्यान लगाकर उन बातों को सुनते थे कि जो कुछ बताया है वो केवल सुन करके अपने अंदर उतार लेते थे। इसका मतलब उस समय टीचर और स्टूडेंट के बीच में तर्क वितर्क की एक प्रथा मौजूद थी। आपस में बातचीत करके ही शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता था।
याद कीजिए, आपने इसी बुक के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से प्लेटो के गुरु सुकरात जो थे, प्लेटो जिन्होंने कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले अपने लिखित विचार प्रदान किए थे, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। उस रिपब्लिक में उन्होंने अपने विचारों को बातचीत के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से रखा है। प्लेटो के गुरु सुकरात और सुकरात के जो युवा मित्र थे ग्लाउकन और एंडीमंटस, उनके साथ में बातचीत करते हुए वो किस प्रकार से विचार और मंथन कर रहे हैं, मतलब तर्क शक्ति जिसको कहा जाता है, आपके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति कि सही क्या है और गलत क्या है, ये शिक्षा के माध्यम से ही आपके अंदर आ पाती है। अगर आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो ये शक्ति आपके अंदर विकसित नहीं हो पाएगी। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। मतलब इस धरती पर सभी को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी तर्क शक्ति विकसित करना कितना जरूरी है, इस बात का पता चलता है कि शिक्षा को सार्वभौम अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। और सार्वभौम अधिकार का मतलब होता है इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को शिक्षित किया जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, और संशोधन के माध्यम से हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करते हुए 6 से 14 वर्ष के बालक व बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, ताकि हर एक बच्चा पढ़ लिख सके। पूरे विश्व में सर्व शिक्षा अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से चलाया गया, यानी कि जो गरीब देश है और जहां के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जा रही है ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम, तब तक हम तर्क शक्ति विकसित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस दुनिया में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तब तक हम जितनी भी पुरानी प्रथाएं और परंपराएं और रूढ़ियां हैं उनसे बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक हम न खुद विकसित हो पाएंगे न समाज को विकसित कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए नुकसानदेह है, तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। अभी हम सारी बातें जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे अधिकारों की, यानी कि क्या अधिकार है? अधिकार वे दावे हैं। एक विद्वान हुए हैं बोसांके, उन्होंने एक परिभाषा दी है। कौन हुए हैं? बोसांके। बोसांके क्या कहते हैं? बोसांके कहते हैं कि अधिकार वे दावे हैं। कौन से? वे दावे जिनको समाज स्वीकृति प्रदान करता है और राज्य जिनको मान्यता प्रदान करता है, उनको हम अधिकार कहकर पुकारते हैं। और हमने भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यही अधिकार का अर्थ देखा है कि अधिकार वे दावे हैं, वे हकदारियां हैं जो कि औचित्यपूर्ण हो। जो औचित्यपूर्ण नहीं हो वो आपको अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता। हमने आजीविका के अधिकार की बात की, जरूरी है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए। हमने शिक्षा के अधिकार की बात की, अभिव्यक्ति के अधिकार की बात की। ये अधिकार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन क्या वो भी अधिकार आपको दिया जा सकता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है या फिर जो आपके कल्याण के लिए नुकसानदायक है? आपको वो काम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता जो स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता हो। और यही कारण है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये कहा कि आप कुछ भी करना चाहें वो सब आपको राज्य की तरफ से अधिकार के रूप में दे दिया जाए, ये संभव नहीं है। वही आपको अधिकार के रूप में दिया जाएगा जिससे न तो समाज का अहित हो और ना ही आपका अहित हो, दोनों का अहित नहीं हो, जिसका कोई एक औचित्य हो, वही आपको अधिकार के रूप में दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहां से आगे अधिकार कहां से आते हैं। ये तो हमने देखा अधिकार का अर्थ, कि अधिकार का अर्थ क्या है। अब अधिकार आते कहां से हैं, इस संबंध में 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो विद्वान हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार जो है, वो तर्क क्या देते हैं। उनके अनुसार हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। ये कब के विद्वानों की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उनका ये मानना था कि अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त है या ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। अधिकार हमें प्रकृति या ईश्वर ने दिए हैं। यानी कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं,
अधिकारों के साथ ही हमारा जन्म होता है। इन विद्वानों का यह मानना था। और इसी श्रेणी में उन्होंने 3 अधिकार बताए हैं। जीवन जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार इन विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं जो प्रकृति या ईश्वर द्वारा प्रदत्त थे। देखिए 3 विद्वान हुए हैं, जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो। ये तीनों ही जो विद्वान हैं, इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है राज्य की उत्पत्ति का। किसका? राज्य की उत्पत्ति का। और राज्य की उत्पत्ति के लिए इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। सामाजिक समझौता, इनका यह मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है। समाज के लोगों ने एक समझौता किया और समझौते के बाद उन्होंने राज्य को जन्म दिया। इन्हीं विद्वानों ने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने यह कहा है कि राज्य के जन्म से पूर्व हमें अधिकार प्राप्त थे और वे अधिकार जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं प्राकृतिक अधिकारों के रूप में प्राप्त थे, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त वो अधिकार थे। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं हम उन अधिकारों के साथ ही जन्म लेते हैं, जिसमें पहला अधिकार आता है जीवन का अधिकार। हमें जन्म किसने दिया है? प्रकृति ने। तो हम प्रकृति छीनने का अधिकार भी हमारा जो है, मतलब हमारे जीवन को छीनने का अधिकार भी प्रकृति का है। अन्य किसी प्राणी को या राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, हम प्रकृति से स्वतंत्र हैं। ये न केवल हमारे लिए लागू होता है बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए लागू होता है कि हम जब धरती पर आते हैं, एक जीव के रूप में जन्म लेते हैं, तो स्वतंत्रता हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मनुष्य ने तो अपने विकास के साथ राज्य को जन्म दे दिया और राज्य ने बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बना दिए। उन कानूनों और नियमों के अंतर्गत हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, जिनमें बहुत सारे प्रतिबंध भी होते हैं। लेकिन क्या जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए भी कोई रूल रेगुलेशंस हैं? क्या उनके लिए कोई नियम है? उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। वो स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीते हैं, जिसे राजनीति विज्ञान में हम कई बार स्वच्छंदता कहकर पुकारते हैं। बिना प्रतिबंधों के वो जो चाहते हैं वही करते हैं। मतलब एक जानवर को जब अपनी भूख शांत करनी होती है, वो दूसरे जानवर पर अटैक करता है, उसका शिकार करता है और उसको मारकर अपना पेट भरता है। ये स्वतंत्रता हमें वहां दिखाई दे रही है। हम भी तो एक समय में इसी प्रकार के जीवन के हिस्सा हुआ करते थे। मतलब जब राज्य नहीं जन्मा था, मनुष्य भी इन्हीं जानवरों की तरह अपना जीवन जीता था। मनुष्य भी एक जानवर के समान ही था, हम ये कह सकते हैं। तो स्वतंत्रता हमारे साथ में थी उस समय, कोई प्रतिबंध नहीं थे। और संपत्ति का अधिकार, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जितनी योग्यता होती थी और जितनी क्षमता होती थी, वो उसी के आधार पर अपनी संपत्ति इकट्ठी करता था। संपत्ति का अधिकार। एक विद्यार्थी हैं जो ये शायद कुछ जानना चाहते हैं, पहले मैं उनको रिप्लाई कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अशोक कुमार पूछ रहे हैं, सर मैं पीटीटी करूंगा तो मुझे CUET, तो मुझे क्या एग्जाम देना पड़ेगा, प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में एंट्रेंस करना चाह रहे हैं, मतलब 12th आपने क्लियर कर लिया, आप ग्रेजुएशन में जाना चाह रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में जाने के लिए अब 2 रास्ते हैं आपके पास में। एक तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता, एक है स्टेट यूनिवर्सिटी का रास्ता। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी भी CUET को अपना लेता है, जिसका मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब यह है कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। लेकिन अगर राज्य सरकार की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो अगर CUET को लागू करती है तो आपको वहाँ भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसमें भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी स्टेट ने
इसको नहीं अपनाया है तो वहाँ पर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो आपके बोर्ड के परसेंटेज है उसके आधार पर एंट्रेंस ले सकते हैं। अब आपने बात की सर पीटीईटी की, तो पीटीटी लिखा है वैसे आपने, पीटीटी कौन सा एग्ज़ाम है मुझे नहीं पता है। पीटीईटी जरूर होता है जो कि टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है और वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो अभी तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया है तो अभी आपको उस एग्ज़ाम से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप 12th के बाद में 4 इयर्स कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्स जिसको कहा जाता है, जिसके साथ साथ में आप बीएड भी कर लेते हैं, तो उसमें आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही एंट्रेंस लेनी होती है। चलिए स्टूडेंट, वैसे उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक चैनल बनाया गया है CUET का, उस पर इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम आपको दी जा रही है। आप उस चैनल पर जाकर के सर्च करेंगे तो काफ़ी वीडियोस बना करके दिए गए हैं जहां से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। योगेश आप कह रहे हैं 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। बिल्कुल, हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जहां 14 से 18 में समानता का अधिकार है, वहीं 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, ये तो हमने देखे वो 3 अधिकार जो कि हमारे 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकारों का ये मानना था कि ये अधिकार हमें प्रकृति या ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए थे, जिनमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आता है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? मानवाधिकार शब्द का। अब प्राकृतिक अधिकार जैसे जैसे राज्य अस्तित्व में आने लगे वैसे वैसे प्राकृतिक अधिकार शब्द को ही खत्म कर दिया गया। कई राजनीतिक विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने ये माना कि प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति के पश्चात नहीं दिए जा सकते। हाँ, अब वही प्राकृतिक अधिकार हमें राज्य की तरफ से दिए गए अधिकारों की श्रेणी में आ चुके हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहकर पुकारते हैं। तो यहां मैं 3 प्रकार के अधिकारों की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने प्राकृतिक अधिकारों की बात की, प्राकृतिक अधिकार। दूसरे हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार। और तीसरा हम कर रहे हैं मानवाधिकारों की। ये 3 प्रकार के अधिकार आपके सामने हैं। प्राकृतिक अधिकार जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकारों ने कहा था कि हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, लेकिन ये असीमित है। प्राकृतिक अधिकारों की विशेषता क्या है कि ये असीमित है, इन पर कोई सीमा नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और हम सब जानते हैं कि असीमित अधिकार मनुष्य को नहीं दिए जा सकते, जिनमें कोई बंधन नहीं हो वो अधिकार मनुष्य को नहीं दिए जा सकते। फिर तो मनुष्य जो चाहेगा वो करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी सिद्धांत पर मनुष्य आगे बढ़ेगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ? फिर प्राकृतिक अधिकारों का स्थान किसने ले लिया? मौलिक अधिकारों ने ले लिया। अब मौलिक अधिकारों का जो अर्थ सामने आता है वो आता है राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार। राज्य जिनको आपको प्रदान करता है, राज्य द्वारा प्रदत्त। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वे ही अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार थे उनको चेंज किया गया है राज्य के द्वारा। हमें जीवन जीने का अधिकार आज भी मिला हुआ है, जो कि प्राकृतिक अधिकार था, मौलिक अधिकारों के रूप में मिला हुआ है। हम जीवन जीने के अधिकार को ही अनुच्छेद 21 के तहत देखते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में, जो कि एक ऐसा अधिकार है कि बाकी अधिकार तो हमारे आपातकाल के दौरान छीने जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 को नहीं हटाया जा सकता, नहीं छीना जा सकता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आज भी हमारे साथ जीवित है, मतलब वो अधिकार हमारे हर परिस्थिति में साथ में रहेगा। वही तो है जीवन जीने का अधिकार, जो हम अभी पहले अधिकार की बात कर रहे थे प्राकृतिक अधिकारों के रूप में। क्या हमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? आज मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार भी है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। फिर आती है बात तीसरा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। वो भी हमें मौलिक अधिकारों के रूप में ही दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में वो कानूनी अधिकार के रूप में है, क्योंकि उसमें संशोधन कर दिया गया समय के साथ में। तो यहां वो सारे प्राकृतिक अधिकार हमारे पास में है, लेकिन वो किस रूप में है? मौलिक अधिकारों के रूप में है। अब आती है बात मानवाधिकारों की। एक नाम जो कि प्राकृतिक अधिकारों की जगह पर वर्तमान समय में काम में लिया जा रहा है वो है मानवाधिकार। मनुष्य होने के नाते हमें कुछ अधिकार किसी भी कीमत पर मिलने ही चाहिए, एनी हाउ।
और अगर वे अधिकार किसी देश में लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। 1948 में 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रस्ताव पारित किया गया और नागरिकों को, पूरी दुनिया के जितने नागरिक हैं उन सभी को यह अधिकार दिया गया कि आप धरती पर कहीं पर भी रह रहे हैं, आपको मानवाधिकार प्राप्त होंगे। एक मानवाधिकार की अगर हम बात करें, यहाँ पर वैसे बहुत सारे मानवाधिकार हैं, अगर मैं एक मानवाधिकार की बात करूं तो एक जेल में रहने वाला कैदी जो अपराध करके सजा काट रहा है, निश्चित रूप से उसने अपराध तो किया है और उसकी सजा उसे मिल रही है, लेकिन मनुष्य तो है वो। मनुष्य होने के नाते उसे भोजन भी मिलना चाहिए और पौष्टिक भोजन भी मिलना चाहिए। मनुष्य होने के नाते जिस जगह वो रह रहा है आसपास का स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए। बीमार होता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया जाना चाहिए। अपराध की सजा उसको जेल में रख करके दी जा रही है, लेकिन मनुष्य होने के नाते उसको भोजन मिलना, पानी मिलना, स्वास्थ्य सेवाएं मिलना, ये मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। बस इन्हीं को मानवाधिकार कहा जाता है। मनुष्य होने के नाते उनको वो अधिकार तो मिलने ही चाहिए। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। चूंकि हम सभी मनुष्य हैं तो हमें वो चीजें तो मिलनी ही चाहिए। सभी लोग इस धरती पर इनको पाने के हकदार हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। विशिष्ट और समान महत्व का है, यानी कि सभी व्यक्तियों का महत्व जो है वो क्या है, एक समान है, समान महत्व का है। अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बनाया गया है। सार्वभौम घोषणा पत्र जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था वो इसी बात के आधार पर बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को वो अधिकार मिलने चाहिए। योगेश मीना जिन्होंने लिखा है NHRC 12 अक्टूबर 1993, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं जो कि भारत का है। उसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। वहीं एक विद्यार्थी हैं विकी, उन्होंने लिखा है 10 दिसंबर 1948 इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार या सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। तो यही है जिसकी अभी आप भी चर्चा कर रहे थे और मैं भी चर्चा कर रहा था, हमारे सामने है। और वो क्या है, मानवाधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा पत्र। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने, देखिए सामान्य सभा को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। हम इसको जनरल असेंबली भी कहते हैं, हम इसको आम सभा भी कहते हैं और साधारण सभा भी कहते हैं। आम सभा, जिसे यहाँ पर सामान्य सभा कहा है, हम इसे साधारण सभा भी कहते हैं, साधारण सभा, और इंग्लिश में इसे जनरल असेंबली कहा जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, सामान्य सभा है, जनरल असेंबली है, ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी मानवाधिकारों की, तो आप क्या बताएंगे? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्य देशों से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को, कि जो मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है जिसके अंदर जो बातें लिखी गई है, आपकी बुक में भी दिया हुआ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जहां चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद में दिया गया है। इसको क्या करना है? प्रचारित करना है। प्रचारित करने का आह्वान किया। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर से विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़ाने का आह्वान किया गया। देखिए, जैसे कि आप देखते हैं हमारी किताबों में राष्ट्रगान आता है, पीछे लिखा हुआ, कई जगह पर प्रस्तावना लिखी हुई आती है, कई जगह पर मौलिक अधिकार लिखे हुए आते हैं, कई जगहों पर नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ये किताबों में सबसे अंतिम जो पेज होता है वहाँ लिखे हुए मिलते हैं हमें।
क्यों दिए गए हैं ये किताबों के पीछे? इसलिए दिए गए हैं, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, हमारे देश के मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और याद होगा आपको, शायद मैंने आपकी क्लास में या 12th क्लास में ये बात कही थी कि हमारे संविधान की हर किसी बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात मैंने कही थी कुछ टाइम पूर्व, शायद आपकी या 12th की क्लास में कही थी, और आने वाले समय में आप देखेंगे एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, वो चाहे साइंस का है, वो चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है। क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है, हमें अपने संविधान की जानकारी नहीं है। जो संविधान इस पूरे देश को चला रहा है, उस संविधान की जानकारी रखने का केवल 11th और 12th के या फिर आगे चल करके जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है, उनके लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है। उनको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। हम जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो क्या हमें रूल और रेगुलेशंस पता नहीं होने चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं? जैसे सड़क पर चलने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, कितनी स्पीड हमारी गाड़ी की होनी चाहिए, हमें अगर कहीं पर क्रॉसिंग आती है तो कैसे हमें वहाँ से पार करना है, इन सब बातों के बारे में एक जो व्हीकल चलाता है उसे ये नियम पता हो तभी उसको लाइसेंस मिलेगा, जैसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होनी चाहिए। ये आने वाले समय में आप देखेंगे सभी विद्यार्थियों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा अनिवार्य रूप से। बस इसी तरह से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जो 1948 में विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी किया था अधिकारों का, उसे कहा गया कि सभी स्टूडेंट्स को सभी स्कूलों में हर देश में ये पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम जान सकें मनुष्य होने के नाते हमारे कुछ मानवाधिकार हैं और वो क्या हैं। सुनील, आप कह रहे हैं 12th का मॉडल पेपर, तो 12th का मॉडल पेपर तो हम कर चुके हैं। हमारी एक क्लास हुई थी जिसमें कंप्लीट मॉडल पेपर हमने किया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर अब भी मिल जाएगा आपको। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास के आज इस क्लास को देख रहे हैं और वो मॉडल पेपर नहीं देख पाए थे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो किया गया था, तो आप यूट्यूब पर जाकर के 12th पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर जैसे ही लिखेंगे, उसमें अगर मेरा नाम भी लिखेंगे तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा जहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। हाँ जी योगेश, आप कुछ पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं और सोशल राइट्स क्या हैं। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं अधिकारों के जो 3 प्रकार है उस पर भी आएंगे, हम वहां पर इन पर चर्चा करेंगे। देखिए, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कानूनी अधिकारों की, राज्य सत्ता की बात कर रहे हैं। कानून के द्वारा जो हमें अधिकार दिए जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं वो है कानून या सरकार, कानून का समर्थन या सरकार का समर्थन। नैतिक तौर पर तो हम कह सकते हैं कि सभी लोगों को ये सब अधिकार मिलने चाहिए। आज आप जाकर के देखेंगे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको हम खास करके पाश्चात्य देश कह करके पुकारते हैं, ये वो देश हैं जहां पर हमसे ज़्यादा अधिकार वहां के नागरिकों को मिले हुए हैं। लेकिन हम जो विकासशील देशों में रहते हैं उनसे कम अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्रीज जो विकसित नहीं है, विकासशील है, वो भी इतने समर्थ नहीं है कि हमें वो उनके बराबर अधिकार दे सके। तो अधिकार हमें तभी मिलेंगे जबकि हमारा कंट्री, हमारा देश चाहेगा, हमारा कानून चाहेगा। तो अधिकारों के पीछे नैतिक धारणा कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज क्या है कि राज्य वो आपको अधिकार देता है अथवा नहीं देता है। हाँ जी, केशाराम मेघवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, हमारे को मॉडल पेपर कराओगे क्या? नहीं, अगर आप क्लास 11th के हैं और मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं तो आपके लिए मॉडल पेपर नहीं करवाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आप उनका सहारा ले सकते हैं। हाँ शिवानी, आप पूछ रही हैं अधिकारों की दावेदारी सरकार के समर्थन पर निर्भर करती है। बिल्कुल 100%। मैंने अधिकारों की परिभाषा जो दी थी उसमें भी ये कहा था, अधिकार वे दावे हैं, वे मांगे हैं जिनको समाज स्वीकृति प्रदान करता है और राज्य जिनको मान्यता प्रदान करता है।
हमें अधिकार के रूप में वही मिलेगी जिसको राज्य हमें देना चाहेगा। आज देखिए, दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग प्रकार के अधिकार नागरिकों को दे पाते हैं। भारत में जितने अधिकार हैं शायद पाकिस्तान के लोगों के पास उतने नहीं हैं। आप किम जोंग के उत्तर कोरिया की बात कीजिए, वहाँ नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया है, वहाँ नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अधिकार नागरिकों को उन देशों के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम 11th क्लास में पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अधिकारों को बुनियादी महत्व का मतलब होता है उनको आधार कहाँ से मिलता है? संविधान से। संविधान के अंदर लिख करके अगर आपको दे दिए जाए तो फिर आप अपने आप को बड़ा ही सुखी महसूस करते हैं कि हमारे पास तो ये अधिकार है, संविधान द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि संविधान द्वारा जब प्रदत्त होता है तो कोई आसानी से उसको छीन नहीं सकता है। अधिकार, अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं, हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते नजर आते हैं। हम अगर सरकार से ये कहें, राज्य से ये कहें कि शिक्षा की हमें आवश्यकता है, तो इसका मतलब हम कौन सी शिक्षा की मांग कर रहे हैं? बुनियादी शिक्षा की मांग कर रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा तो कम से कम सबको मिलनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, 6 to 8 के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, वो इसी श्रेणी में है कि बुनियादी जो एजुकेशन है वो तो सबको मिलनी ही चाहिए। आगे की एजुकेशन जो है वो खुद अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर प्राप्त करेंगे। कई देशों में तो आगे की शिक्षा को भी निःशुल्क किया गया है, क्योंकि दे आर मोर कैपेबल देन इंडिया। उनकी क्षमता ज़्यादा है, आर्थिक रूप से अधिक संपन्न है, इसलिए वो ज़्यादा निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व प्रदान करते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य क्या करने योग्य है और क्या नहीं। देखिए, जब बात करते हैं हम राज्य की और अधिकार की, तो हमें जो राज्य ने अधिकार दिए हैं, साथ ही साथ संविधान या संविधान के माध्यम से राज्य पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं कि राज्य हम पर वो नियंत्रण नहीं लगा सकता जो हमारे अधिकार के बाहर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। राज्य हमारे किन किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अधिकार ये भी बताते हैं। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राजसत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। और आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा कोर्ट में पेश करना होता है, और कोर्ट अगर उसको अपराधी मानता है तभी वो अपराधी माना जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो न्यायपालिका के पास में एक शक्ति है, वो हमारे इसी अधिकार की रक्षा करती है कि बिना किसी कारण के हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये राज्य पर नियंत्रण है, किसका? अधिकार का। दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सत्ता जो है व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। कौन? राज्य। हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें राज्य का हस्तक्षेप बिना मतलब के नहीं होना चाहिए, अधिकार ये भी तय करता है। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है और है भी। वर्तमान समय हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं सभी लोकतंत्रात्मक देश हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो उस देश के सर्वोच्च पदाधिकारी में है, किसी के अधीन नहीं है। और संप्रभु का मतलब होता है बाहरी और आंतरिक क्षेत्र में वो स्वतंत्र है, ना तो बाहर के आदेश मानने के लिए मजबूर है, और आंतरिक क्षेत्र में वो जो आदेश देंगे उनका पालन करवाने की स्थिति में है। उसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो निश्चित रूप से आज राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन वो प्रभुत्व संपन्न होते हुए वो बलपूर्वक कानून भी हमारे ऊपर लागू कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए है। हम जब किसी देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो अपनी उस शक्ति का प्रयोग हमारे ऊपर मजबूरन कानून थोपने के लिए नहीं करेगा, बल्कि हमारे हितों में कानून लागू करने के लिए करेगा।
हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए करेगा। हमारा जब संविधान बना था तो हमने अपने संविधान के अंतर्गत भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया था। आप प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बाद में पंथ निरपेक्षता और अन्य शब्द भी इसमें जोड़ दिए गए थे। तो यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि राज्य कितना शक्तिशाली हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, बलपूर्वक हमारे ऊपर कोई आदेश, कोई नियम लागू नहीं कर सकता। वही आदेश और नियम हम पर लागू होंगे जो हमारे हित में होंगे, अहित में होंगे वो नियम लागू नहीं कर सकता। हाँ जी, केशाराम पूछ रहे हैं सर इतिहास की भी क्लास आती है क्या? बिल्कुल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तीनों ही क्लासेस अभी चल रही है, रिवीजन क्लासेस के रूप में आ रही है। आप जिस प्रकार से अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी क्लास आती है, आप देख सकते हैं। फिर आता अधिकारों के प्रकार। नहीं, ज्योग्राफी की नहीं आ रही है, केवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अभी आ रही है, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास जो है वो कुछ कारणों से शायद रुकी गई थी। अधिकारों के प्रकार में आप देखेंगे 3 प्रकार आपके सामने हैं, जिसमें हम राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार की बात कर रहे हैं। दुनिया जैसे जैसे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की तरफ अग्रसर हुई है, वैसे वैसे राजनीतिक अधिकार सबसे पहले अस्तित्व में आए। यानी कि एक व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, एक व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये राजनीतिक अधिकार है। ठीक इसी प्रकार से दल बनाने या सदस्य बनने का अधिकार उसको प्राप्त होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये कुछ अधिकार जो हैं वो हमें राजनीतिक अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकार भी, जैसे जैसे कोई राष्ट्र संपन्न होता जाता है, आर्थिक अधिकार की श्रेणी भी बढ़ती जाती है। आर्थिक अधिकार का मतलब है राज्य की तरफ से, राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में, राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। तो ये पहली बात आती है जब से लोकतंत्र अस्तित्व में आया, नागरिकों को राजनीतिक अधिकार सबसे पहले दिए गए। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में आजीविका का अधिकार उनको दिया गया। सरकार की तरफ से ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया जिसमें लोग अपनी आजीविका प्राप्त कर सके, और आजीविका को लेकर के जो प्रतिबंध थे पुराने, वो चाहे जातिगत या फिर लैंगिक आधार पर थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। आप अपनी योग्यता के आधार पर आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक और अधिकार की मांग दिन ब दिन बढ़ी, और वो सांस्कृतिक अधिकार था, जिसमें किसी भी देश में रहने वाले नागरिक अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। तो वर्तमान समय में हम जिन अधिकारों की बात करते हैं वो 3 अधिकार हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार के रूप में। हमारे मौलिक अधिकारों में भी कहीं ना कहीं अधिकार झलकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आ जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो संस्कृति का अधिकार वहां पर आ ही गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है तो आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है, और स्वतंत्रताएं हैं वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें मौलिक अधिकारों में भी इन सभी अधिकारों को दिया गया है। अब आता है अधिकार और जिम्मेदारियां। देखिए, जहां हमें अधिकार प्राप्त है वहां पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बन जाती है। क्या है वो जिम्मेदारियां? क्योंकि कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां जिम्मेदारियों का मतलब क्या है? कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां हमें अधिकार मिलेंगे वहां हमसे उम्मीद की जाएगी कि हम अपने कर्तव्यों का पालन भी करें। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं, बल्कि ये खास तरीके से काम करने के बीच हम सब पर भी जिम्मेदारी आयत करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास। देखिए, जहां हमें अधिकार दिया गया है, हमारे कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। उन कर्तव्यों में जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का मतलब हम आगे बढ़ने के लिए, हमें अधिकार तो दे दिया,
लेकिन हम पर्यावरण का दोहन नहीं कर सकते। टिकाऊ विकास का मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, इसको कहते हैं टिकाऊ विकास। तो अधिकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, हम एक ऐसा विकास करें जो आगे लंबे समय तक चले, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके हम विकास तो कर लेंगे, आगे जाकर के हमारा जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। अब वर्तमान समय में देख लीजिए, ओजोन परत में छेद होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं हमारे लिए खड़ी हो सकती है, हमें टिकाऊ विकास का ध्यान रखना चाहिए। अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मुझे अधिकार दिया गया है तो मैं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करूं, उनकी इज्जत करूं, यह भी मुझे आना चाहिए। 12th क्लास के मॉडल पेपर की क्लास हो चुकी है भाई। साहिल खान, शायद आप 12th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में जान रहे हैं। क्लास हो चुकी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना भी आना चाहिए। टकराव की स्थिति में अधिकारों को संतुलित करने का मतलब यह है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरे अधिकार से किसी और व्यक्ति के अधिकार का टकराव हो रहा है, तो वहां मुझे बैलेंस करना भी आना चाहिए। यह नहीं कि मैं अपने अधिकार के लिए दूसरों के अधिकार का हनन करने की कोशिश करूं। मतलब मुझे मेरे अधिकार का सम्मान करना है, तो ये बात भी मैं समझूं कि मैं दूसरों के अधिकार का भी सम्मान करूं, मैं उसको भी उतना ही महत्वपूर्ण मानूं। नागरिकों को अपने अधिकार पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस भी रहना होगा। हम जान रहे हैं वर्तमान समय में भले लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियां पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अधिकारों पर कई जगहों पर बहुत सारे नियंत्रण भी लग रहे हैं। हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था, जब हमने हमारा स्वतंत्रता चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने क्या देखा? स्वतंत्रता चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर लास्ट में जाते हुए एक जगह पर यह देखा था कि एक व्यक्ति के जो अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, उस अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी, जैसे कि एक फिल्म बननी थी, कहां पर? बनारस में, वहां की विधवाओं की स्थिति को दिखाना था, लेकिन उस फिल्म पर बैन लगा दिया गया, ये कहते हुए कि ये भारतीय संस्कृति को गलत तरीके से पेश करना होगा। केवल यही नहीं, कई प्रकार की अन्य फिल्मों पर भी इसी प्रकार के बैन लगे हैं, कई प्रकार की किताबों पर भी बैन लगे हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि जो हमारे ऊपर नियंत्रण लगाए जा रहे हैं उसके लिए हम चौकस रहें। अगर ऐसे ही नियंत्रण लगते रहे तो हो सकता है हमारी आज़ादी हमसे कब छिन जाए हमें पता ही नहीं हो। तो ये कुछ हमारे कर्तव्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकार का सम्मान चाहते हैं तो दूसरों के अधिकार का भी सम्मान करें। टकराव की स्थिति में हम संतुलन बनाना सीखें और हम साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी रहें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को, जिसको हम NHRC कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, NHRC। ये भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था उसकी बात बताई जा रही है। और वर्तमान समय में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जो हैं वो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। 2021 में बने थे ये। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो वो NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। और राजस्थान का जो HRC है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसका गठन 1999 में किया गया था, 1999 में किया गया था। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें थी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जाननी जरूरी थी। अब देखिए, कांट ने क्या कहा है, किसके बारे में? मानवाधिकारों के बारे में। हर चीज, कांट एक विद्वान है, हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। कोई भी चीज हमारे आसपास है, या तो उसकी क्या है? कीमत है, या फिर उसकी क्या है? गरिमा है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज रखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए
आप एक तरफ आइसक्रीम लेकर के बैठे हैं, एक तरफ आप कोल्ड ड्रिंक लेकर के बैठे हैं, ये आपने कोल्ड ड्रिंक हटाया, आइसक्रीम की क्या है कीमत है, आपने उस आइसक्रीम को 50 रुपये में खरीदा। अब आइसक्रीम आपसे अगर किसी ने ली तो आपको बदले में 50 रुपये दे सकता है, ये कीमत के बदले में कीमत हुई, मतलब उस चीज़ की कीमत चुका दी गई। लेकिन बात आती है किसी चीज़ की गरिमा होती है, इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, गरिमा। क्या हमारी और आपकी जो गरिमा है, जो हम सम्मान से जीवन जीना चाहते हैं, उसके बदले में क्या कोई कीमत हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उसकी आप एक कीमत चुकाते हैं, वो वस्तु आपसे कोई लेना चाहता है, बदले में आप कीमत ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो गरिमा है, हमारा जो सम्मान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यही बात कांट ने कही है, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है। कौन सी नैतिक अवधारणा के अधिकार के पीछे क्या हमारी गरिमा कितनी महत्वपूर्ण है? पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। और ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने अधिकारों में भी देखी। हम क्या चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, तो हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। ये कांट मानते हैं कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। दूसरा, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव करना चाहिए जैसा कि हम कलम का कार या घोड़े के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य है। मतलब हमें दूसरों का सम्मान इसलिए नहीं करना है कि वो, जैसे कि एक कार है वो आपके लिए उपयोगी है, घोड़ा है वो आपके लिए उपयोगी है, कलम है आपके लिए वो उपयोगी है, इसलिए आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, नहीं। बल्कि मनुष्य की इज्जत इसलिए करनी है कि वो मनुष्य है। आपके लिए वो उपयोगी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मनुष्य है, इसलिए उसका सम्मान और इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। चलिए स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास का समय भी समाप्त हो चला है। हम आज यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। हमारी अगली क्लास जो होगी वो अगले चैप्टर के साथ में होगी, और चैप्टर होगा राष्ट्रवाद। तो मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे फिट, जय हिंद।